आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक लहर, एक पूरे देश में एक बदलाव और एक क्रांति की खुशबू जो है वो फैल रही है। हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के, और विद्यार्थी जीवन से संघर्ष में और हकों के लिए लड़ने वाले भाई गोपाल राय जी आपके सामने बोल रहे थे। जब वो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। संजय सिंह जी जो राज्यसभा में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी का बल्कि देश का नारा, जो पूरा देश लगा रहा है नारा, वो नारा लगाने जब जाते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भाषण कर रहे मोदी जी का ध्यान बटता है कि ये कौन है जो राज्यसभा में इतना सच बोल रहा है कि मोदी अडानी भाई भाई। और हमारी पूरी टीम जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली के एमएलए, मंत्री साहबान जो विधानसभा में आपके लिए एक्ट लेके आते हैं, अच्छे अच्छे कानून लेके आते हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाकर मंच पर मौका दिया, मान सम्मान दिया। बहुत से लोग पंजाब से भी आए हुए हैं। पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह जी बैठे हैं, मेरे सामने राज्यसभा मेंबर बैठे हैं। हमारे वित्त मंत्री चंद दिन पहले बड़ा अच्छा बजट पेश कर चुके हैं, हरपाल चीमा जी बैठे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह बैठे हैं। हमारे पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह बैठे हैं। हमारे एमएलए बैठे हैं। हम एक हैं। जब भी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का रास्ता कोई ज्यादा नहीं है, 200-250 किलोमीटर है, इसीलिए दिल्ली से जो आपका आंदोलन था उसकी गूंज पंजाब में जल्दी पहुंची। इसीलिए पंजाब में 92 सीटें दी। सबको मेरा बहुत बहुत, जो आप चल के आए हो आज इतनी गर्मी के बावजूद, सबसे ज्यादा धन्यवाद ये सामने खड़े मेरे साथी मीडिया वाले, इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। चलो आए तो सही। देखो हिम्मत ही है इस जमाने में कैमरे लगाना हमारे आगे, वो भी इनका कोई कसूर नहीं है। इनका कोई कसूर नहीं है। चलाना, इस रैली के बारे में कुछ बताना, ये तो इनके बॉसेस का काम है। आगे उनके भी कहां आगे बॉस बैठे हैं, लेकिन कम से कम वीडियो तो बना रहे हैं ना कहीं रिकॉर्ड तो रहेगा। एक बात हम बोल देते हैं। मुझे किसी ने पूछा कि फलां इलेक्शन लड़ रहे हो, सर्वे में नहीं आ रहे। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है बस। हम नहीं सर्वे में आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। क्योंकि पार्टी ऐसी है कि इसकी जो गूंज है, इसकी जो तड़प है, वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है और वो लोग दिल से फैसला करते हैं कि इस बार इनको वोट देना है। अच्छे लोग हैं जी, भले लोग हैं और हमारे बीच में से निकले हुए हमारे बेटे बेटियां हैं। तो दिल्ली से जाग मिला। दही जितना मर्जी जमाना हो, पंजाबी च कहंदे आ दही जितना मर्जी जमाना होवे, जाग दा एक चमचा ही चाहिदा हुंदा है। दिल्ली ने जाग दिता। असी पंजाब दे विच ईमानदारी दा ते सच्चाई दा दही जमा के दिखाया ते पूरे देश दे विच जाके हुण साडे कोले जाग बहुत ज्यादा हो गया। हुण असी पूरे देश दे विच जाग जेड़ा है, सच्चाई वाला चम्मच दही का जो होता है, जिसको जाग बोलते हैं, वो लगाए। कर्नाटका में गए थे, अरविंद जी के साथ गए थे कर्नाटका में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्नाटका के नेताओं को नहीं जानते, लेकिन कहते हैं ये दिल्ली वाला जो आया है ये करता है भाई, काम करता है ये। इसको स्कूल बनाने आते हैं, इसको अस्पताल बनाने आते हैं, इसको बिजली मुफ्त करनी आती है। ये नफरत की बात नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है जी। आज के
इस जमाने में ऐसी इमेज बना लेना, विकास के नाम पर वोट मांगना बहुत बड़ी बात है। वरना देख लो बड़े साहब किस काम पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को लड़ाओ, एक दूसरे को, उनके धर्मों को, जाति को बांटो, ये इस काम पे लगे हुए। हमारी पार्टी पंजाब में, दिल्ली में जब भी हमने बात की, विकास की बात की, हमने बहुत कुछ सीखा दिल्ली से। हमने मोहल्ला क्लिनिक सीखे। हालांकि सीखने के लिए तो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक और विदेशों के राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी पत्नी भी, ट्रंप की पत्नी भी आके स्कूल देख के गई। लेकिन हमने देख रखे थे कि कभी भी हरे रंग का पेन आएगा तो ऐसे स्कूल हम भी बनाएंगे पंजाब में, और ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हम भी बनाएंगे। तो 26 जनवरी 16 मार्च को हमने भगत सिंह जी के खटकड़ कलां गांव में ओथ ली। उसके बाद 15 अगस्त को 100 मोहल्ला क्लिनिक और 26 जनवरी को 500 टोटल मोहल्ला क्लिनिक हो गए हैं जी, और लाखों लोग उसका फायदा ले रहे हैं। दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस भी शुरू कर दिए हैं। हमने वादा किया था, गारंटी दी थी अरविंद जी ने स्टेजों पर जाकर पंजाब में कि बिजली मुफ्त कर देंगे। तो विपक्ष वाले कह रहे थे पैसे कहां से आएंगे, बार बार पूछते थे पैसे कहां से आएंगे। हमने बताया नहीं उनको कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं के बीच में से आएंगे। तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं, जो नजायज जमीनों पर कब्जे कर रखे थे वो छुड़वा रहे हैं, पैसे वहां से आ रहे हैं। और 1 जुलाई से पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है जी। पूछ लो किसी से, 200 किलोमीटर है, कोई दोस्त मित्र रहता होगा, उनसे पूछ लो। ये होती है विकास की राजनीति। अब देखिए प्रधानमंत्री जी, उनके पास कोई अफसर आता है, वो कहता है जी आधी रात को 12 बजे बुला लो लोकसभा और बुला के अनाउंस कर दो नोटबंदी। वो साइन कर देते हैं, अच्छा इससे क्या होगा, इसके लिए होगा। आधी रात को बुला लो, जीएसटी लागू कर दो। कौन सी फाइल है, ये फाइल है। वैसे बोल देते हैं फाइल रख जाओ, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ते नहीं है, क्योंकि हैं जी। अच्छा, हाँ, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, फाइलें हमारे पास भी आती हैं, 5-10 मिनट में पता चल जाता है फाइल क्या कहती है। बस ये दिखाने के लिए कि मैंने पढ़ ली है, उसके बाद अफसर को बुलाते हैं, साइन कर देते हैं। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कम से कम पढ़ के तो साइन करें। और हमारे जो कन्वीनर हैं वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, उनको तो पता है पैसा कहां से लाना है और कैसे पब्लिक को देना है, उनको सब पता है। ये फर्क होता है पढ़ाई का। तो इसलिए उनको ये लगता है कि मेरे आसपास जो हैं, मैं जिधर भी देखूं मेरी फोटो नजर आए, मेरी फोटो नजर आए। एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल सिकनेस है ये। उसको, आदमी को ये लगता है जिधर देखूं बस मैं हूं, मैं मेरा ही नाम लिखा हो, मेरा ही नाम सब जगह पे। इसीलिए जो आप ये लेके बैठे हो, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसका उसने पोस्टर हटाओ देश बचाओ कर दिया, पोस्टर उतार दिए। भाई साहब क्या बात हो गई? ये लोगों का हक है, लोकतंत्र है, कह सकते हैं वो। पहले कांग्रेस ने भी एक बार कहा था गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीबी हटा दी उन्होंने। ये भी ऐसे ही है। किसी ने मुझे भेजा कि एक आदमी था बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, जब बड़ा हुआ उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। तो ऐसी कहावत चलती है, ऐसी बुझारत चलती है आजकल। सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया भाई साहब। तो उसको, अगर देश हमारे सामने बिक रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जैसे, गोपाल राय जैसे, संजय सिंह जैसे लोग अगर
बता रहे हैं जनता को कि भाई देश बिक रहा है, हमारे सामने कुछ करिए वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। देश बिक रहा है, देश सेल पे लगा रखा है, अपने चंद पूंजीपति दोस्तों के पास देश सेल पे लगा रखा है, तो इसमें क्या आपत्ति वाली बात है जी? तो रोकना हमारा काम है। आज का दिन 23 मार्च है। आज के दिन मैं खटखड़ कलां जाके आया हूं भगत सिंह के गांव में, उसके बाद मैं हुसैनी वाला जाके आया हूं जहां उनकी समाधि है। आज के दिन अंग्रेजों ने 23 साल के 22 साल के 3 नौजवानों को फांसी दे दी थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनको ये लगता था इनको फांसी देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फांसी शरीरों को दी, उनके विचारों को नहीं दे पाए। विचार जिंदा है अभी भी। देखिए भाई साहब, विचार किसी भी उम्र में आ सकते हैं। भगत सिंह 17 साल की उम्र में घर से निकले थे और 23 साल की उम्र में फांसी हो गई, लेकिन 6 साल में उनकी बौद्धिकता अगर देखोगे, पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या आदमी थे वो, क्या लोग थे वो। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बुकटेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, क्या लोग थे वो। उन्होंने अपने सपनों की आजादी ये तो नहीं सोची थी जो आजकल है, ये तो उनके सपनों की आजादी नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या नहीं। वो कहते थे आजादी तो आके रहेगी, आजादी तो मिलेगी। चिंता सिर्फ एक बात की थी, जो चिंता बिल्कुल सही निकली। चिंता उनको ये थी कि आजादी के बाद ये देश कौन से हाथों में जाएगा, और वो चिंता उनकी सही निकली। 75 साल हो गए भाई साहब, अभी सीवरेज, गलियां, नालियां, छप्पड़, टोबे अभी वहीं रुके हुए हैं। 75 साल हो गए। और बड़े साहब हैं वो, उनको ये लगता है जब से मैंने ओथ लिया देश तब से आजाद हुआ है। वो 6 साल वाजपेयी वाले भी खा जाते हैं बीच में ही, उनमें भी कह देते हैं 70 साल से कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता। जो सिकंदर था वो जीतना शुरू कर चुका था 18 साल की उम्र में, जीत कर आगे चला जाता था, अगले राजे को जीतता था फिर आगे चला जाता था। ये बात मैंने लोकसभा में बोली थी। अगले जीतता चला गया। क्या गलती हुई? एक बहुत बड़ी गलती कर गया सिकंदर, जो आजकल बड़े साहब कर रहे हैं। जीतते तो चले गए, जैसे कोई स्टेट अगर नहीं जीती तो छीन भी लेते हैं, इधर से उधर से खरीद के। जीतते और छीनते तो चले गए सिकंदर की तरह, वापस जाना भूल गए भाई साहब। जब वापसी का टूर निकला सभी राजे खड़े थे, आजा, जाएगा कहां? तो इसीलिए हम कहते हैं हंकार नहीं करना चाहिए। 2 बार जीत गए फिर क्या होगा, वापस भी जाना होता है, लोगों को हिसाब भी देना होता है। 130 करोड़ जनता हिसाब मांगेगी। तो वापस भी जाना होता है, हंकार नहीं करना चाहिए। हर वक्त अरविंद केजरीवाल जी हमको यही समझाते हैं, जिस मर्जी कुर्सी पे बिठा दे जनता, जनता के लिए काम करना है, हंकार नहीं करना है। क्योंकि हंकार, पंजाबी में हमारे कहते हैं हंकार दा सिर नीवा, हंकार का सर नीचे होता है। बड़े बड़े हंकारी आए चले गए भाई साहब। ये पब्लिक है, जब चाहे आदमी अर्श पर और जब चाहे आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं, बड़े बड़े को गलतफहमी हो गई थी कि हम तो शायद इसी गद्दी के लिए बने हैं। नहीं, ये नहीं होता। लोग हैं जी, लोग बड़े हैं। और भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि आज यही होगी, उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा भी सुन रही होगी कहीं ना कहीं कि चलो जंतर मंतर पे कुछ लोग तो इकट्ठे हुए, घर से निकले, मेरे सपनों की आजादी को बचाने के लिए कुछ तो निकले। जब भगत सिंह जी आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे तब भी लोग मजाक करते थे कि ये छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े अंग्रेज साम्राज्य को हिला देंगे, उनको भगा देंगे, हो ही नहीं सकता। लोग मजाक करते थे, लेकिन उन्होंने हिला दिया, उन्होंने उनको भगा दिया।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास भगत सिंह जी एक ऐसी शक्ति दे गए हैं जिसकी शायद शक्ति को आपको भी नहीं पता कि कितनी शक्ति है। उस शक्ति का नाम है वोटर कार्ड। आप अपना वोटर कार्ड देखना जाके घर पे, उस पे फोटो तो आपकी ही लगी होगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ी गौर से सोचोगे तो उसमें आपको शहीद भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर या जैसे हजारों योद्धाओं, सूरमाओं की खून की सुगंधी आएगी। तो आप सोचते होगे कि भगवंत मान ये कैसी बात कर रहा है, वोटर कार्ड से क्या संबंध हुआ भगत सिंह के खून का। जी मैं बताता हूं, शादियां तो तब भी होती थी, सांस तो अंग्रेजों के जमाने में भी लोग लेते थे, गिद्दे भंगड़े भी होते थे, लेकिन अंग्रेज वोट नहीं डालने देते थे। भगत सिंह जी की लड़ाई यही थी अंग्रेजों के साथ कि आप जाइए, ये हमारा देश है, हम अपने नेता खुद चुनेंगे, हम अपने लीडर अपने आप चुनेंगे, हम अपने वोट से, लोकतंत्र डेमोक्रेसी से हम अपने लोग चुनेंगे, अपने नेता चुनेंगे। तो इसी चक्कर में उनको फांसी दे दी गई। लेकिन उसके बाद देश आजाद हो गया। आजाद हो गया तो हमारे पास वोटर कार्ड बन गया। तो वोटर कार्ड बन गया मतलब वोटर कार्ड किसने बनवाया? शहीद आजम भगत सिंह जैसे हजारों योद्धाओं ने अपना खून दे के ये वोटर कार्ड बनाया है। बड़ा दुख होता है जब पता चलता है इस मोहल्ले में जी वोटर कार्ड 2000 में बिकता है, इस मोहल्ले में तो दारू बांट दो जी 4 पेटियां, तो वोटर कार्ड जहां मर्जी ले जाओ। बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूं उसकी कीमत पहचानो, भले ही हमको ना डालो लेकिन अपनी मर्जी से तो डालो। कम से कम जब आप वोट का कोई सौदा करते हो 2000 में, 5000 में या किसी लालच में आकर, तो वो वोट का सौदा नहीं होता, वो शहीद आजम भगत सिंह जैसे हजारों योद्धाओं के खून का सस्ता सौदा होता है। खून का सस्ता सौदा मत करो। उन्होंने बहुत बड़ा हथियार दे दिया, वो वोट डाल के बदल दो, जो लूट रहा है उसको बदल दो, जो खराब है उसको बदल दो। आपके पास चांस मिल गया। अब भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति के लिए हर बार बंदूक उठानी नहीं पड़ती, क्रांति के लिए किताबें भी होती हैं। हम लोगों ने भगत सिंह की ऐसी इमेज बना दी है, शायद वो एक लड़ाका नौजवान था लेकिन उनके हाथ में किताबें भी थी। ये भी सोचो, कभी किताब वाली फोटो देखना, कभी आप पढ़ना कि भगत सिंह क्या क्या किताबें, कौन सी किताबें पढ़ते थे और क्या लिखते थे। उनको जब कहा गया शादी करनी है तेरी, तो भगत सिंह ने कहा, उस दिन मंगना था, मंगनी थी उस दिन जिस दिन भागे थे, तो उन्होंने कहा इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। जो वतन की सरजमी को, जो देश की धरती को महबूब बनाने वाले लोग थे, उन क्या लोग थे। तो उनके सपनों की आजादी, ये चंद जो नफरत फैलाने वाले उस आजादी का गलत इस्तेमाल करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हमने कुछ नहीं बनना जी। जितने भी बैठे हैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले बैठे हैं, कोई अफसर था इनकम टैक्स में, कोई अपना एनजीओ चला रहा था, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा था, मैं फेमस कलाकार था, वकील थे, कोई डॉक्टर थे, सब अपनी अपनी जगह काम पे लगे हुए थे। इसी जंतर मंतर पे आए कि भाई साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून तो बना दो। तो यहाँ मजाक सुनना पड़ता था उनका, ऐसे सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते। अगर इतना ही शौक है कानून बदलने का, भ्रष्टाचार हटाने का, चुन कर आइए। सड़क पर बैठकर नहीं होगा, चुन कर आइए। देखो भगवान की लीला, एक आदमी को झाड़ू देकर भेजा, झाड़ू ने ऐसी सफाई की कि हम चुनकर आ गए, वो सड़कों पर बैठे। ये फर्क है। अभी हम क्यों कह रहे हैं, हमारा क्या लेना देना, मोदी जी हटाओ या किसी और को हटाओ, हम क्यों कह रहे हैं? हमारी कोई उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, पर्सनली कोई दुश्मनी थोड़ी है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। हमें तो दिक्कत यह है कि हमारे सामने हमारा देश बिक रहा है। तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगी, भाई जब देश बिक रहा था तुम क्या कर रहे थे? कम से कम हम जितने लोग आए हैं, ये अगली पीढ़ी को आंखों में आंखें डालकर तो कह सकते हैं, जिस दिन जब देश बिक रहा था हम आवाज तो उठा रहे थे ना। सूरज ने डूबने से पहले पूछा, कोई है जो मेरी जगह लेगा? तो एक छोटे से दिए ने कहा, मैं कोशिश करके देखूंगा। कोशिश तो करिए ना, कोशिश तो करनी बनती है ना। एक जंगल में आग लग गई,
पूरे जंगल में आग फैल गई, सब जानवर भाग गए। एक छोटी चिड़िया थी, चोंच में थोड़ा पानी भर के आग पर फेंकती, फिर जाती, फिर चोंच भर के लाती पानी की, फिर आग पर फेंकती। फिर जब 10-15 बार ऐसा किया, दूसरे जानवर हंसने लगे। अरे भोली चिड़िया, ये तेरी गलतफहमी है, तेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, भाग जा। चिड़िया ने कहा, ये मुझे पता है मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब जंगल की हिस्ट्री लिखी जाएगी, आप सबका नाम दुम दबाकर भागने वालों में होगा और मेरा अकेली का नाम आग बुझाने की कोशिश करने वालों में होगा। यही फर्क है, यही फर्क है। तो क्यों कह रहे हैं हम? वो कहते हैं ना तो खाने दूंगा ना खाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। अरविंद जी, एक गांव में भैंसे चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों की दूध देने वाली भैंसे चोरी हो जाती थी। एक रात 2 भैंसे चोरी हो गई, अगली रात फिर 1 भैंस चोरी हो गई, तीसरी रात फिर 2 भैंसे चोरी हो गई। तो गांव वाले इकट्ठे होकर एक साधु संत के पास गए, उसी गांव के बगल में ही रहता था वो। उन्होंने कहा, जी संत जी, अपनी तीसरा नेत्र खोलिए और हमें बताइए क्या हुक्म है, क्या करें। हमारी तो भैंसें चोरी हो रही हैं और हमारा काम जो है वो दूध पर चलता है, हमारे परिवार पलते हैं दूध पर। तो उन्होंने, जो संत महात्मा थे, उन्होंने कहा, एक चद्दर तान लेना, चारों कॉर्नर जो है ना, चारों कोने चद्दर के 4 आदमी पकड़ के खड़े हो जाएं और अनाउंसमेंट कर दो, पूरा गांव उस चद्दर के नीचे से निकलेगा। निकालते जाना, जिसने भी भैंसें चोरी की होंगी, जैसे भी चद्दर से नीचे से निकलेगा, तुरंत निकलने के बाद वो मर जाएगा। अनाउंसमेंट कर दी, 4 आदमी चद्दर लेके खड़े हो गए। भाई साहब, पूरा गांव निकल गया, बच्चे भी निकल गए, बूढ़े भी निकल गए, नौजवान भी, और साथ में औरतें भी, महिलाएं भी, सब निकल गए। कोई नहीं मरा। कोई इधर उधर कोई रिश्तेदारी में क्या हुआ था उसको भी लाए, उसको भी नीचे से निकालो, है तो अपने गांव, कोई नहीं मरा। फिर दोबारा गए, संत जी कोई नहीं मरा। तो संत जी ने कहा कि चद्दर किसको पकड़ाई थी? कहते ये और ये और ये। तो संत ने कहा, जो भैंसों के चोर थे वो तो चद्दर तान के खड़े थे और चोर अपने आप में से ढूंढ रहे हो। सो देश को बेचने वाले तो चद्दर पकड़कर खड़े हैं और चोर हम जनता में से ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, इनसे चद्दर, देश की चद्दर इनसे छीन कर इनको चद्दर से नीचे से निकालो, देखना इंसाफ कैसे होता है। 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे, 130 करोड़ जनता का हिसाब करना है, 130 करोड़ लोगों का हिसाब करना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी देर बाद जंतर मंत्र आए हैं, क्योंकि आमतौर पर सरकारें जंतर मंत्र पर आती नहीं हैं, लेकिन हम लोग की लड़ाई तो हमेशा चलती रहती है। हम तो सरकार में भी आ जाएं, फिर भी हमारा तो कोई ना कोई देश के लिए कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन जो है वो चलता ही रहता है। तो ये धरती जो है वो ऐसी है जहाँ जो सच्चे दिल से यहाँ पर आके दिल से आवाज़ लगाए देश के लिए, तो भगवान परमात्मा सुनता है। हालांकि ये मेला लगा हुआ है जंतर मंत्र पे, पीछे देख लेना, कोई किसानों का वो बैठे हैं, किसानों के जो आत्महत्याएं कर ली, किसी कोई कुछ अपना मांग लेकर बैठा है, लेकिन हम यहाँ एक बड़े मिशन के लिए आए हैं। और मैं यही बात कहूँगा कि देखो, आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा, साथ में जमानत, और सत्येंद्र जैन को और सिसोदिया को अभी जुर्म भी तय नहीं हुए, सीधा जेल। यही तो फर्क है ना। फिर यही तो पक्का पता चलता है ना कि उनको ऐसे रखते हैं जैसे वो मतलब बहुत बड़े नेता हों, और हमको कुछ समझते नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो नेता है भी नहीं, हमको तो बुलाने वाले तुम लोग हो। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें।